Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 8 of Software Requirements Engineering. Today's lecture is based upon understanding user and stakeholders' needs. So, before starting further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about problem analysis and system boundary, system perspective, how to make a system perspective, including target solution or system, and system boundary, plus stakeholders means input, output, communication, actors, other systems. Similarly, we studied about different constraints which put limitation on the visualization we have about a particular project. So, let's start today's lecture with a requirements pyramid. So, these are the contents of today's lecture: requirement elicitation, challenge of requirement elicitation. These three are very important challenges regarding requirement elicitation. Then the elicitation process, and the first technique which we'll be studying today is interviews, inshallah. Requirements pyramid. This is the requirements pyramid. ठीक है, इसके 3 basic levels हैं. सबसे पहला जो level है that is needs, second one is features, and third one is requirements. Level 1 is basically needs, level 2 features, and level 3 requirements. अब अगर हम देखें तो हर लेवल के हम आर्टिफैक्ट्स देख लेते हैं और हर लेवल के अंदर जो फंक्शनैलिटी या डॉक्यूमेंट जो हमने फुलफिल करना है या बनाना है उसको देख लेते हैं. सो एक बात हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है. और एक बात का ख्याल रखना है कि देखिए, अगर फर्स्ट लेवल की बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट लेवल है ये हमारा प्रॉब्लम डोमेन के अंदर लाई करता है, ठीक है. फर्स्ट लेवल फॉल अंडर प्रॉब्लम डोमेन. ये जो फर्स्ट लेवल है ये प्रॉब्लम डोमेन में फॉल करता है, दैट इज नीड्स. सबसे पहले यूजर की नीड्स होती हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करके फीचर्स में लेके आते हैं और फिर फीचर्स को ट्रांसलेट करके रिक्वायरमेंट्स में लेके आते हैं. हमने ये बात पहले भी की थी कि फीचर्स आर लेस डिटेल्ड, और वी कैन से कि फीचर्स हमें एब्स्ट्रैक्ट व्यू देंगे रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट व्यू देंगे सिस्टम का. दे गिव एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम सर्विसेज, whereas software requirements give us detailed view. ये अगर abstract view देगा तो जो requirements हैं वो हमें detailed view देंगी about a particular product, या micro level view. अच्छा, अब अगर हम हर level के artifact की बात करें तो नीड्स की अगर मैं कहूँ कि इसका आर्टिफैक्ट क्या होता है, नीड्स के रिजल्ट में अगर कोई आर्टिफैक्ट जनरेट होता है तो वो क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है. सो बेसिकली इसके रिजल्ट में एक ड्राफ्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाता है. ड्राफ्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जब मैं नीड्स के स्टेप में होती हूँ, कस्टमर मुझे कहता है कोई चीज़ बना के देनी है, ठीक है, और मैं नीड्स के स्टेप पे हूँ, तो उस केस में मुझे एक ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स का मिलेगा आफ्टर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक. लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने इंटरव्यू की टेक्निक यूज करते हुए, सो इंटरव्यूज या किसी भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक के रिजल्ट में जो ड्राफ्ट आता है रिक्वायरमेंट्स का, वी कैन से कि नीड्स के स्टेप का या नीड्स के लेवल का आर्टिफैक्ट वो एक ड्राफ्ट है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में आया है. फीचर्स के आर्टिफैक्ट्स की अगर बात करें तो फीचर्स के रिजल्ट में जो आर्टिफैक्ट आता है दैट इज बेसिकली अ विजन डॉक्यूमेंट, जो हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में एक विजन डॉक्यूमेंट आई विल बी प्रोवाइडिंग अ टेम्पलेट और आप मुझे वो विजन डॉक्यूमेंट बना के देंगे. सो फीचर्स के रिजल्ट में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज अ विजन डॉक्यूमेंट, और रिक्वायरमेंट्स के रिजल्ट में या लेवल 3 के रिजल्ट में जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज SRS और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो इस तरह से हमने देख लिया कि नीड्स के रिजल्ट में ड्राफ्ट होगा, फीचर्स के रिजल्ट में विजन डॉक्यूमेंट होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के रिजल्ट में SRS होगा, ठीक है. इसी तरह से नीड्स विल बी ट्रांसलेटेड टू फीचर्स, फीचर्स विल बी ट्रांसलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स. एक और चीज अगर हम देखें तो नीड्स फॉल इन प्रॉब्लम डोमेन, whereas features and requirements fall in सोल्यूशन डोमेन, ठीक है. ये बेसिकली सोल्यूशन डोमेन में फॉल करता है, यानी एक दफा जब हमें पता चल जाता है हमने क्या चीजें बनानी है, रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, या
नीड्स क्या है बेसिकली ये। अच्छा, एक और चीज ये कि ये फर्स्ट लेवल इज नॉन टेक्निकल, ठीक है, एंड द सेकंड एंड थर्ड लेवल दीज आर टेक्निकल। स्पेशली रिक्वायरमेंट्स टेक्निकल होती हैं, ठीक है, और नीड्स जो है वो नॉन टेक्निकल होती हैं। अब द नेक्स्ट इज द चैलेंज ऑफ रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन। बेसिकली रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन इज कॉम्प्लिकेटेड बाय 3 सिंड्रोम्स। 3 डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं। सबसे पहले है यस बट सिंड्रोम, सेकेंड वन इज अनडिस्कवर्ड रूइंस सिंड्रोम, एंड द थर्ड वन इज यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम, ठीक है। नाउ पहले फर्स्ट सिंड्रोम को देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट सिंड्रोम इज यस बट सिंड्रोम। यस बट सिंड्रोम बेसिकली सेज कि ये रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का एक सिंड्रोम है। बेसिकली होता ये है कि आपको पता है ह्यूमन नेचर इज डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, यानी अगर हमें कोई भी चीज मिलती है तो इनिशियली हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप कहते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा भी कुछ मिल सकता था, ठीक है, इससे अच्छा भी कुछ मिल सकता था। सो बेसिकली यही फिनोमेना ह्यूमन नेचर का रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन में हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। वो कैसे? लेट्स से कि आप कस्टमर को एक इंटरफेस डिजाइन करके देते हैं, एक सिस्टम बना के देते हैं, ठीक है, और उस सिस्टम में लेट्स से हम एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि ये मैंने इसके एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, और यहां पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, ठीक है, और उसपे मैंने कहा कि एंटर CNIC नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एंटर CNIC नंबर, और साथ में एक टेक्स्ट फील्ड आपने बना दी है, ठीक है, जिसमें यूजर अपने CNIC नंबर एंटर कर सकता है। अब हमने अपने कस्टमर को इस तरह का एक इंटरफेस बना के दे दिया। कस्टमर कहेगा यस इट इज ओके, अच्छा है, CNIC नंबर मैंने एंटर करना होगा टेक्स्ट फील्ड, लेकिन ये बेहतर हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से कर दें, यानी एक टेक्स्ट फील्ड की जगह आप 3 डिफरेंट फील्ड्स एंटर करते हैं। आपको पता है ना, जितने CNIC नंबर्स होते हैं वो डैश के साथ होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 डैश 6 7 8 डैश, ठीक है, लास्ट में एक वर्ड होता है। तो आपसे कस्टमर कहे वो सारा कुछ ठीक है, बस CNIC नंबर को इस तरह से स्प्लिट कर दें, ठीक है, आप स्प्लिट कर दें। फिर कस्टमर कहेगा कि नहीं, यहाँ पर एक बाहर एक हाइफन का साइन भी डाल के दें, दोनों डिफरेंट डिजिट्स के। फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेगा नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करें, इन सारे, ये तो आपने बिल्कुल साइड पे सेंटर पे कर दिया, इन सबको साइड पे लेके आए, ठीक है, या फिर इन सबको नीचे लेके आए। इसका मतलब है इसी तरह से ये जो टेक्स्ट फील्ड है, हो सकता है वो कहे कि नहीं, इसको जो एंटर CNIC नंबर लिखा हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दें, इसको इटैलिक कर दें, फिर इसको बोल्ड कर दें, फिर नहीं, ये कंट्रोल किसी और पेज में मूव कर दें, वो कंट्रोल किसी और। इसका मतलब है बेसिकली कस्टमर इज इनिशियली हैप्पी। यू कैन डिफाइन इट यस बट सिंड्रोम एज द कस्टमर वुड से it is good, the interface is good or software is good, but will be better if। सो बेसिकली ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, जिसे हम कहते हैं बट विल बी बेटर इफ, ठीक है। अब वो इफ के आगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे वो कहेगा इसको यहाँ से चेंज कर दें, फिर किसी और पेज में कोई और चीज चेंज कर दें, कोई और कंट्रोल चेंज कर दें, यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन लगा दें या कोई स्टैटिक लगा दें, मीन्स कि हर चीज के साथ मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। सो दिस इज यस बट सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि कस्टमर इज इनिशियली हैप्पी, लेकिन इशू ये होता है कि वो डिससेटिस्फाई रहता है, एंड तक वो डिससेटिस्फाई रहता है, उसे लगता है नहीं, इसको और बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? इसको अवॉइड करने का या इसको जो एड्रेस करने का तरीका ये है कि यू कैन यूज अ प्रोटोटाइप, यू कैन यूज प्रोटोटाइप फॉर दिस पर्पज, ठीक है। अब प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? मैं पहले से कस्टमर को इस तरह से डमी स्क्रीनशॉट बना के या डमी स्क्रीन बना के कस्टमर को दिखा देती हूँ, ठीक है, और उनको SRS का पार्ट बना देती हूँ। मीन इस तरह की इंटरफेसेस मैंने बनाए हुए होंगे और मैं फिर जो SRS है उसके अंदर इस तरह की स्क्रीनशॉट्स या इंटरफेसेस डाल दूंगी।
फायदा क्या होगा उससे? फायदा ये होगा कि अगर कस्टमर ने ये बात करनी है कि इस टेक्स्ट फील्ड्स को चेंज करें, ये इसकी पोजीशन चेंज करें, इसको ऊपर लेके आए, नीचे लेके आए, तो जिस वक्त मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगी या कस्टमर को से रिक्वायरमेंट्स ले रही होंगी, उसी वक्त कस्टमर इसको फाइनल कर देगा। ठीक है, तो मैं कस्टमर को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ ना, इसका मतलब जब मैं इसको प्रोटोटाइप दिखाऊंगी वो उसी वक्त कह देगा कि नहीं, इसकी पोजीशन इधर होनी चाहिए, ठीक है, इसकी कलर स्कीम चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मैं उसको उसी वक्त चेंज कर लूंगी, और फिर जब मैं डेवलपमेंट करूंगी तो मैं इसके हिसाब से ही करूंगी। ठीक है, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। सो प्रोटोटाइपिंग एक बेस्ट सोल्यूशन है येस बट सिंड्रोम को एड्रेस करने का, क्योंकि येस बट सिंड्रोम में हम कस्टमर अनसर्टन रहता है, और इसका फायदा ये होता है यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम येस बट सिंड्रोम को एड्रेस करने के बाद प्रोटोटाइप का कि हम कस्टमर को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो एटलीस्ट इंटरफेस रिलेटेड और जिस तरह इसको स्प्लिट करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या मल्टीपल बनाना है, ये सारे इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अनडिस्कवर्ड रूइंस सिंड्रोम। ठीक है, अब अनडिस्कवर्ड रूइंस सिंड्रोम बेसिकली क्या कहते हैं? अनडिस्कवर्ड रूइंस सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का, अगेन, जो ये कहता है कि ये बेसिकली डेवलपर का सिंड्रोम है। ठीक है, यानी इसमें डेवलपर का अपना इशू है, बाकी में तुमने देखा था हमारे कस्टमर का सिंड्रोम था, ये हमारे डेवलपर का सिंड्रोम है। वो कैसे? बेसिकली डेवलपर वुड थिंक that the more you explore, the more you find remains. The more you explore, the more you find remains. Means इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमें लगता है कि काम हमारा उतना ज़्यादा अभी करने को है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेमेस्टर के स्टार्ट पे मैं आपसे कोई कहती हूँ प्रोजेक्ट करना है, तो आप उसके फीचर्स मुझे लिख के दे देंगे, और थोड़े शुरू में एक्साइटेड भी होते हैं स्टूडेंट्स, आप कहेंगे ये काम भी करूंगा मैं, ये काम भी करूंगा, इसमें ये सारे फीचर्स मैंने ऐड करने हैं। लेकिन इशू क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब हम सिस्टम को समझना शुरू करते हैं, लेट्स से आपने 4 मॉड्यूल्स लिखे थे, लेकिन जब आपने सिस्टम को बनाना शुरू किया उसमें एरर्स भी आने स्टार्ट हो गए, आपने देखा कि जीपीएस नहीं, इसको बनाने में इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है, लोकेशन को ट्रैक करने में इतना टाइम लग जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसके रिलेटेड एरर्स आने स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद किसी और चीज़ से रिलेटेड। अब अगर आपने रिक्वायरमेंट्स लेना शुरू की, अब देखने में ऐसा लग रहा है शायद जीपीएस है, गूगल का मैप्स में गूगल में जीपीएस की टेक्निक सिंपल यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आपने देखा कि एक इंटरफेस आपने बनाना होगा अपने सिस्टम का टू इंटरेक्ट विद दिस API ऑफ जीपीएस। ठीक है, इसके अलावा आपने उसमें कोई अलाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी करनी होंगी। आपने ये भी देखना होगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स देने हैं आपने उस इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से उसको इंफॉर्मेशन को गेट किस तरह करना है, अगर कोई प्रोटोकॉल यूज़ करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे। सो ये बहुत सारी चीज़ें एक मॉड्यूल के अंदर आ जाती हैं। अब जब आपने इसको एक्सप्लोर कर लिया तो आपने कहा ये तो इतना छोटा सा मॉड्यूल था, इसमें इतनी सारी चीज़ें निकल आई हैं। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल पे चले जाते हैं, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने रिक्वायरमेंट्स लेना शुरू की तो आपने कहा रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, कहाँ पर? ये टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए रजिस्टर के नाम से और पासवर्ड के नाम से। ठीक है, जब आपने देखा आपने कहा नहीं, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब है स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन तो स्टूडेंट आईडी के नाम से होनी चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड इसको खुद सेट करना है। फिर यू जस्ट गॉट रियलाइज कि नहीं, एक ईमेल एड्रेस भी हमने मैंडेटरी रखना है। ठीक है, उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं टाइम के साथ साथ सिस्टम के बारे में। दिस इज बेसिकली अनडिस्कवर्ड रूइन सिंड्रोम, कि जब डेवलपर एक्सप्लोर करने लगता है चीज़ों को तो वो और एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करता है। बेसिकली होता ये है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट्स के बाद एक सिस्टम बनाना शुरू करना है, वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स लेके और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देना है। डिजाइन अ सिस्टम एंड देन स्टार्ट डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर इसका रिवर्स काम हो जाता है। यहाँ पर ये होता है कि डेवलपर सोचता है नहीं, अभी तो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, अभी तो स्पेस से रिलेटेड मैंने ये भी पूछना है कि इसके अलाइनमेंट कैसे रखनी है, अभी कंट्रोल्स भी पूछने, इसका मतलब है फिर रिक्वायरमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग होगी, फिर आपको और चीजें पता चलेंगी आपकी कि नहीं ये तो पूछ लिया, लेकिन कलर्स और स्कीम्स और ये चीजें तो मैंने पूछी ही नहीं। राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं या सिंपल शार्प कॉर्नर्स करने हैं तो मैंने पूछा ही नहीं था। शेडेड कलर रखना है या सॉलिड कलर रखना है, आपने दोबारा मीटिंग कंडक्ट की। ठीक है, फिर आपको कस्टमर ने कोई और रिक्वायरमेंट दी, फिर आपने कहा नहीं ये तो मैंने पूछा ही नहीं
था कि सिक्योरिटी कैसे ऐड करनी है, सेफ्टी रिलेटेड कुछ करना है या नहीं करना. सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम जिसमें डेवलपर कीप्स ऑन गैदरिंग रिक्वायरमेंट अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से देयर इज वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सारा टाइम तो रिक्वायरमेंट्स को लेने में लगा देते हैं. ठीक है, तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए या कोडिंग के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है. सो दिस इज बेसिकली अनडिस्कवर्ड रूइन सिंड्रोम कि डेवलपर का मसला है. डेवलपर ये समझता है कि अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ले लें वो सेटिस्फाई नहीं होता. वो कहता है जस्ट कीप ऑन गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स लेनी है. ठीक है, जिसकी वजह से उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर डेवलपमेंट करने का टाइम बहुत कम रह जाता है. बेसिकली कस्टमर अनडिस्कवर्ड रूइंस, यानी डेवलपर ये सोचता है कि कोई चीज़ अनडिस्कवर्ड रह गई है जो रूइन कॉज कर सकती है या तबाही या डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है. सो इस फियर को ओवरकम करने के लिए वो बार बार रिक्वायरमेंट्स लेता है. ठीक है, सो दिस इज अनडिस्कवर्ड रूइन सिंड्रोम. नेक्स्ट वन इज यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम. Now what is user and developer syndrome? User and developer syndrome का मतलब ये है कि that is the result of, user and development syndrome is a result of miscommunication, or we can say between developer and user. बेसिकली होता ये है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है, या कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, यानी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन लेट्स से हम सपोज करते हैं कि जो हमारा यूजर है वो लेमैन है, नॉन टेक्निकल है या लेमैन है. ठीक है, और जो डेवलपर है इज फॉर श्योर टेक्निकल. तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के दरमियान में आपको पता है नॉलेज का और लैंग्वेज का एक गैप होता है जो एग्जिस्ट करता है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकल लोगों के टर्म में उनको लगता है बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन वो नॉन टेक्निकल जो पर्सन होगा उसको समझ नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग हैं, वी नो अबाउट द टर्म इंटरफेस, दैट इज वेरी कॉमन टर्म. ठीक है, आप कहेंगे सिस्टम के इंटरफेस की बात करो. अब कोई अगर टेक्निकल नहीं है या आपके इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है तो शायद उसके लिए इस इंटरफेस को समझना, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आपने कभी CS नहीं पढ़ा, या ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो शायद आपको इंटरफेस का आइडिया ना हो. ठीक है, तो इस तरह की जो टर्म्स होती है तो बेसिक सी टेक्निकल टर्म है. इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं लेकिन वो ले मैन को उसका आइडिया नहीं होता. आप इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि यू थिंक दिस इज वेरी बेसिक टर्म, ये सबको पता होगी. ठीक है, लेकिन सबको नहीं पता होता. सो बेसिकली यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम का मतलब यही है कि अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, ये आपको पता है हम ओवरसीज प्रोजेक्ट्स जब लेते हैं तो सबसे ज्यादा ये लास्ट वाला सिंड्रोम उस वक्त आता है जब हम कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट्स लेते हैं या ऑनलाइन प्रोजेक्ट करते हैं जहां पर लैंग्वेज कोई और यूज हो रही होती है, हमारी लैंग्वेज कोई और होती है. वहां पर जो लैंग्वेज का गैप होता है बेसिकली उसकी वजह से ज्यादा यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम आता है कि हमारी बात यूजर को और यूजर की बात हमें इस तरह से समझ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. दिस इज बेसिकली यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम. और इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है, यू हैव टू यूज सम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है विच इज इन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज विच इज SRS, जो उसका टेम्पलेट है जो आपको एज इट इज फुलफिल करना होता है, उसको उसके हिसाब से उसको बनाना होता है. दैट इज बेसिकली SRS. तो इस तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारी स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट है. इंग्लिश लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी लोग होंगे हम सब एग्री हो जाएंगे कि यही लैंग्वेज है और यही डॉक्यूमेंट है ताकि हम सबको अंडरस्टैंडेबल हो. सो येसपर्ट सिंड्रोम को रिजॉल्व करने का तरीका ये था कि प्रोटोटाइप बनाते थे. अनडिस्कवर्ड रूइन सिंड्रोम को रिजॉल्व करने का तरीका ये था कि हम एक मीटिंग कंडक्ट करते थे विद एक्सपर्ट्स. ठीक है, अनडिस्कवर्ड रूइंस को रिजॉल्व करने का तरीका होता है कि एक एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि वो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं नाउ यू हैव इनफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यू डोंट नीड टू गैदर मोर रिक्वायरमेंट्स राइट नाउ, यू हैव इनफ रिक्वायरमेंट्स एंड यू नीड टू स्टार्ट डेवलपमेंट. ठीक है, ये अगर हमें गाइडलाइन मिल जाए कि अब हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें रादर देन अगेन एंड अगेन गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा
अनडिस्कवर्ड रूइंस सिंड्रोम है. देन इज यूजर एंड डेवलपर सिंड्रोम, अगेन के मिसकम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेवलपर, उसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है. नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के बाद रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस. अब प्रोसेस में देखने में हमें लगता है कि शायद हमने सिर्फ जाके रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, हालांकि ऐसा नहीं है. रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का इटसेल्फ एक पूरा प्रोसेस होता है जिसका फर्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड नॉलेज. आप देखें जब भी हम रिक्वायरमेंट्स लेने जाते हैं, या इवन आप ये देखें जो आप इंटरव्यूज देखते हैं जो कंडक्ट होते हैं रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए, या इवन टीवी में जो हम इंटरव्यूज देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए जरूरी ये है कि आपके पास जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इन दैट केस अगर हम किसी जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहे हैं किसी पॉलिटिकल पर्सन का, लेकिन अब अपने अगर वर्ड्स में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने कस्टमर का इंटरव्यू लेना होता है, जिसका फोकस क्या होता है, जिसका फोकस ये होता है कि हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स देगा अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक सिस्टम बनाना है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो मुझे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए. वो बैकग्राउंड में क्या चीजें पता होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम के मेजर यूजर्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, अच्छा अब मुझे पता चलेगा कि सिस्टम के जो यूजर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता, अच्छा मैंने ये देखना है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज रजिस्टर करा सकते हैं, स्टूडेंट्स की कौन कौन सी लाइक मुझे इसकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी फोकस करना है, मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी फोकस करना है, मैंने उनके पेपर्स एग्जाम्स और सेशंस को भी फोकस करना है, उनके लिए भी मैंने मॉड्यूल्स डेवलप करके देने. इसका मतलब मुझे यूनिवर्सिटी के सिस्टम का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो मैं बताऊंगी कि ये काम किस तरह से मैंने करना है. ठीक है, इसी तरह से टीचर्स का क्या होता है, फिर सुपरवाइजर्स कौन होते हैं, कौन सुपरवाइजर के तौर पे बिहेव करता है, उसकी क्या डेडलाइंस होती हैं, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज वी मस्ट हैव ऑल द बेसिक नॉलेज. और जब वो बेसिक नॉलेज हमें मिलेगी तो हम सिस्टम बना सकते हैं. तो विदाउट बैकग्राउंड नॉलेज हम कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते. दूसरा, जब तक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी आपको ये पता नहीं चलेगा कि हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से की स्टेक होल्डर्स. अब हम रिक्वायरमेंट सब स्टेक होल्डर्स से तो नहीं ले सकते, स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं प्रोजेक्ट के. तो हम क्या करते हैं, जो हमारे की स्टेक होल्डर्स या इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, बेसिकली हम उनसे जाके रिक्वायरमेंट्स लेते हैं. ठीक है, की स्टेक होल्डर्स से या इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं? इफ वी हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज, तो फिर हम बता सकते हैं नहीं इस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सप्लायर है, पहले उससे जाके रिक्वायरमेंट लो. ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट नॉलेज के बाद, बैकग्राउंड नॉलेज के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग. अब हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है जाके. ठीक है, अब यू कैन यूज एनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक ओवर हियर. ठीक है, हम इंशाल्लाह इस कोर्स में 6 to 7 मिनिमम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक स्टडी करेंगे. तो इसमें आपने डिफरेंट गैदरिंग टेक्निक्स देखना है. फॉर एग्जांपल आज हम इंशाल्लाह इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह से हर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक को देख के आपने देखना है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं, ये किस सिनेरियो में इम्प्लीमेंट होती है, तो वो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, अच्छा अब गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स आपके पास एक दफा आ गई हैं, रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर करनी है. नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम क्या काम करते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अब रिक्वायरमेंट सारी आ गई थी लेकिन रैंडम थी. ठीक है, मैंने इनकी कैटेगरीज बना दी, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने अलग कर दी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने अलग कर दी, डोमेन रिक्वायरमेंट्स मैंने अलग कर दी. ठीक है, इस तरह से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की टाइप है मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स अलग करके बना दी हैं. सो दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, कि हर रिक्वायरमेंट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जो जिसके क्लास में थी फॉल करी थी उसको हमने उधर, ताकि हमारा काम आसान हो जाए. ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया. नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब अगर कोई रिक्वायरमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर खत्म कर देंगे. कॉन्ट्राडिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है, लेट्स से कि R20 है, रिक्वायरमेंट नंबर R20, एंड यू हैव मेंशन्ड हियर कि आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन redirect user to होम पेज. ठीक है, कस्टमर के बेसिकली हमारी वेबसाइट के होम पेज पे कस्टमर को ले जाओ. दूसरा, लेट्स से किसी और इंटरव्यू में R200 में आपने लिखा कि आफ्टर सक्सेसफुल
after successful login, let's say after successful login, redirect user let's say to place orders page. ठीक है, कि जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन की है तो फ़ौरन से प्लेस ऑर्डर वाले पेज पे मूव कर जाए. ठीक है, और एक बेसिकली फर्स्ट वाला मैंने एक रिक्वायरमेंट में लिखा था कि आप होम पैनल पे या जो पोर्टल होता है बेसिकली उस पे हम रिडायरेक्ट हो जाए. सो दीज आर द टू पॉसिबल ऑप्शंस. अच्छा, एक शुरू में कस्टमर ने हमें ये रिक्वायरमेंट दी, बाद में ये रिक्वायरमेंट दी. सो बाद में जब हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे तो हम रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, वी नीड टू रिजॉल्व देम. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन. ठीक है, अब प्रायोरिटाइजेशन हमेशा डू रिमेंबर कि जो प्रायोरिटाइजेशन है वो हमेशा हमारा कस्टमर ही करता है. ठीक है, इवन हमने एनालिस्ट का काम देखा था कि ही कैन फैसिलिटेट प्रायोरिटाइजेशन. अगेन वही वाली बात है कि हमारा एनालिस्ट या हमारे जो डेवलपर्स या टीम है वो फैसिलिटेट तो कर सकता है, यानी हेल्प तो कर सकता है कस्टमर को कि वो प्रायोरिटाइज करे रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन प्रायोरिटीज का काम बेसिकली उसका अपना है कस्टमर का. तो वो हमने प्रायोरिटाइजेशन वाला काम करना है. बैकग्राउंड नॉलेज है, फिर गैदरिंग की कोई यूजिंग एनी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स. देन वी हैव टू क्लासीफाई दैट रिक्वायरमेंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. Conflict, if there is any conflict, we need to resolve them before properly document the requirements, and then prioritization. So next bit is methods of collecting data. We have basically two types of data. One is qualitative data and the next is quantitative data. ठीक है, हम अपने डेटा को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्वालिटेटिव का मतलब है वो डेटा जिसको हम, जैसे साउंड है, वर्ड्स हैं या इमेजेस हैं. ठीक है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम क्वालिटी तो देख सकते हैं, इंटेंसिटी तो देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम उसको बेसिकली ये कह सकते हैं अच्छा इमेज है, बड़ा इमेज है, साइज इसका बड़ा है, छोटा है, लेकिन हम उस इमेज को काउंट एग्जैक्टली नहीं कर सकते. सो दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, इसी तरह से क्वांटिटेटिव डेटा है. क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली मींस कि जिसकी हम क्वांटिटी चेक कर सकते हैं. ठीक है, क्वांटिटी चेक करने का मतलब क्या है कि मैं उसको काउंट कर सकती हूँ, दैट इज क्वांटिटेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स की फॉर्म में जो चीज आती है दैट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा. अच्छा, अब क्वालिटेटिव में डील्स विद डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑफ गुड इंटेंसिटी. ठीक है, तो ये बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. डेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड. ठीक है, इसके अलावा हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन उसको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते इन नंबर्स की फॉर्म में कि 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन. कलर्स, टेक्सचर्स, स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस, ब्यूटी, these all are basically qualitative data. Now what is quantitative data? Quantitative data basically deals with numbers जिनको हम count कर सके, which can be measured, जैसे length है, height है, area, volume, weight, sound level. Now remember this कि sound is a qualitative data but sound level is a quantitative data. ये मैं बता सकते हैं sound level किस sound के किस level पे है. ठीक है, so that is, इसका आंसर हम numbers में भी दे सकते हैं. so that is a quantitative data. इसी तरह से methods of collecting data है. दो या 3 डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, 3 डिफरेंट डेटा की और एक और बेसिकली स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड की बेस पे हम डेटा को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. एक हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज रिलेटिवली डिसऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा तो दैट वुड बी स्ट्रक्चर्ड डेटा. अब इसका क्या मतलब है ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा? स्ट्रक्चर्ड की जब भी हम बात करते हैं तो इट मीन्स ऑर्गेनाइज या सीरीज ऑफ स्टेप्स की फॉर्म में काम हो रहा होगा इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, अच्छा, अब ये जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर मैंने अपने डेटा को स्टोर कराना है, कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने स्टोर कराना है और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर है डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि इस तरह से मैंने एक इन्फॉर्मेशन रखनी है या डेटा रखना है, उसके लिए मैंने टेबल बना ली है. स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, उसके लिए मैंने एक टेबल बना ली है. ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया है कि स्टूडेंट का नेम, उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी और साथ में उसका लेट्स से CGPA. इसका मैंने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ठीक है, अब इस नेम के नीचे सारे नेम्स होंगे, आईडी के साथ आईडीज होंगी और CGPA होगा. इट मीन्स ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है.
लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहती हूँ कोई डेटा पड़ा हुआ है मेरा नोट पैड में, जिस तरह से नोट पैड में डेटा होता है कि यहीं पे लिखा हुआ है स्टूडेंट का नाम, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी में साथ में उसका जीपीए, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे दूसरे स्टूडेंट का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सारा जीपीए। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है डेटा की, ठीक है, रेंडमली डेटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो मुझे सर्च करने में बड़ी मुश्किल होगी, मुझे एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि कौन सा नाम कहाँ पर लाई कर रहा है। अब थर्ड फॉर्म इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली मीन्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि कुछ आउटपुट है जो बेसिकली इस फॉर्मेट में आ रही है कि यहाँ पर लेट्स से कि एक हम पहले वेबसाइट का पेज विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट का पेज है, ठीक है, या सिस्टम का एक पेज बनाया मैंने। अच्छा, अब इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंसर्ट करने हैं, ठीक है, टू मेक इट सेमी स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, एक मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है टेबल, ठीक है, और यहाँ पर डेटा मेरे पास उस टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आ रहा है एंड दिस इज फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ, जैसे यहाँ पर नेम एंड यू कैन से आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। इसी तरह से ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, तो अब इस वेबसाइट के ऊपर कुछ डेटा ऐसा है जो कि टेबल की फॉर्म में वेल अरेंज्ड है, ठीक है। अच्छा, कुछ और डेटा भी इसमें एडिड है और वो किस तरह से है, वो इस तरह से एडिड है जैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड किया है, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है आई एम डमी डेटा। लेट्स से मैंने कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ शॉर्ट एंड शॉर्ट, ठीक है, जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करा दिया, ठीक हो गया। अब इसका बेसिकली फायदा क्या है, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपकी कि कुछ फॉर्म इसकी ऐसी है जो मैंने सिंपल एक पैराग्राफ की फॉर्म में थी, मैंने वेबसाइट पे डायरेक्टली डाल दी, ऐप में डायरेक्टली डाल दी, किसी डेटाबेस में कोई वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं लिखी, ठीक है। इसी तरह से कुछ फॉर्म ऐसी है जिसमें मैंने टेबल्स की फॉर्म में प्रॉपर डेटा ऑर्गेनाइज करके लिखा है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ unstructured and structured data, so we can say this is semi structured data. One more thing, structured data can be produced by closed questions, unstructured data can be produced by open questions, ठीक है। अब अगेन स्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर हम देखें तो क्लोज्ड क्वेश्चन से प्रोड्यूस होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ओपन क्वेश्चन से। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन? वी कैन से क्लोज्ड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। क्लोज क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसकी टू पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन दैट हैज एनी टू पॉसिबल ऑप्शंस इज कॉल्ड अ क्लोज क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ कि लेट्स कंसिडर अ क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ कि डिड यू विजिट ऑफिस yesterday? ठीक है, और रिप्लाई में यू विल रिप्लाई लाइक यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं कहती हूं कि हैव यू विजिटेड कर देते हैं इसको, ठीक है, सो दैट विल बी ओके। अच्छा, इसी तरह से हम कोई भी ऐसा सेंटेंस देख सकते हैं जिसको हम येस और नो में जिसका आंसर करें, ठीक है। तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूजर हैव नो अदर चॉइस। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हाउ मेनी लेवल्स साउंड हैव, ठीक है, और साथ में मैं रिप्लाई करके आपको कह दूं 1, ऑप्शन ए 1 और लाइक दिस, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन 3 है एंड ऑप्शन डी 4 है, ठीक है। अब ये भी हमारा
क्लोज्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसकी भी ओनली 4 पॉसिबल ऑप्शंस है, वही पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो हैं. तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं ये क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं दैट हैव प्री डिफाइंड ऑप्शंस. एनी क्वेश्चन that has predefined options or answer can be termed as closed ended. ठीक है. और इसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस that need description to answer them. ठीक है. जैसे मैं आपको कहती हूं कि इसी से एक क्वेश्चन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है. अब इस तरह का कोई क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दिस. तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस है दैट कम्स अंडर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड बेसिकली ओपन क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये इसी तरह से एक और सर्च इंजन की मैं अगर बात करूं आपसे कि स्ट्रक्चर्ड में कौन सा सर्च इंजन होगा और अनस्ट्रक्चर्ड में कौन सा सर्च इंजन होगा, तो स्ट्रक्चर्ड में जैसे DBMS लिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज DBMS हियर? DBMS मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसमें हमें कोई प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होगा, जैसे SQL सर्वर हम यूज कर सकते हैं टेबल्स बनाने के लिए, एक्सेस यूज कर सकते हैं. ठीक है. जिसमें हम डेटा को मेंटेन करेंगे तो प्रॉपर DBMS हमें रिक्वायर होगा अगर हमने सर्च करना है. ठीक है. अगर हमने अनस्ट्रक्चर्ड की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बात करनी है तो यू कैन यूज एनी सर्च इंजन. फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कि मैं अगर एक हम नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है. दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और साथ में मैं कुछ रिकॉर्ड्स रख देती हूँ. लेट्स से कि STD1 रजिस्ट्रेशन आईडी है फॉल 1213 BSE 002. ठीक है. फिर इसी तरह से STD2 फॉल 13 BSE 004. ठीक है. मैंने जिस 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, इस तरह मल्टीपल रिकॉर्ड है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इसमें अगर सर्च करना है तो आई हैव जस्ट कंट्रोल F और प्रॉपर आई विल यूज प्रॉपर सर्च इंजन. तो ये इसी तरह की एक ऑप्शन है जिससे मैं इसको सर्च कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं STD, या मैं पता है कि ये तो आराम से इससे सर्च हो जाएगा. अगर मैं STD2 लिखूँ तो ये हाईलाइट करके देगा. ठीक है. कैनॉट फाइंड, क्योंकि ये कर्सर मेरा इस कॉर्नर पे था तो इसको आगे STD2 नहीं मिला. अगर मैं इसको स्टार्ट पे लेके जाती हूँ तो मैं इसको फाइंड करती हूँ तो ये मुझे हाईलाइट करके दे देगा. ठीक है. ये तो एक जनरल सा वे है फाइंड आउट करने का. सो बेसिकली इस केस में यही होता है. अदरवाइज अगर DBMS है तो प्रॉपर मुझे सर्च क्यूरीज के थ्रू स्ट्रक्चर डेटा को मैं रिट्रीव कर सकती हूँ. अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है उसके लिए मेरे को सर्च इंजन रिक्वायर्ड होगा. अब रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन टेक्निक्स में इंटरव्यूज की टेक्निक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे. इंटरव्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग टेक्निक इज द यूजर इंटरव्यू. मोस्ट पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज इसलिए है कि इनफॉर्मल फॉर्मल इंटरव्यूज दोनों हो सकते हैं. हम दोनों केसेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. पॉपुलर भी है क्योंकि आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन हो जाता है कस्टमर के साथ. इम्प्लीमेंटेबल भी है. आपको सबको आइडिया होता है इंटरव्यूज में क्या होता है. क्वेश्चन किसी ने जिससे इंटरव्यू देना होता है उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. जिससे हमें बेसिकली इस केस में हम उसको ये पढ़ रहे हैं जिससे रिक्वायरमेंट्स हमने लेनी होती है. ठीक है. उससे हम एक इंटरव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. सिंपल है, डायरेक्ट टेक्निक है, दैट कैन बी यूज इन नियरली एवरी सिचुएशन. ठीक है. जिसमें भी फॉर्मल इंटरव्यू भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. तो इसलिए हम इसको किसी भी सिचुएशन में ऑलमोस्ट ये टेक्निक इंटरव्यूज की यूज कर सकते हैं. Discuss with different types of the stakeholders to understand the requirements of the system. ठीक है. बेसिकली हमारा फोकस किस चीज पे है? हमारा फोकस इस चीज पे है कि हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं ताकि हमें
रिक्वायरमेंट्स मिल जाए, ठीक है। अब इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, दैट विल बी आर की स्टेक होल्डर्स। पहले अपने की स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे पहले हमने एक स्टेप पढ़ा था बैकग्राउंड नॉलेज का, तो बैकग्राउंड नॉलेज के रिजल्ट में हमें की स्टेक होल्डर्स मिल जाएंगे। जब की स्टेक होल्डर्स मिल जाएंगे तो उन की स्टेक होल्डर्स से हम रिक्वायरमेंट्स को ले लेंगे। अगेन देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, क्लोज्ड इंटरव्यूज एंड ओपन इंटरव्यूज। अब पहले हम ये टाइप्स देख लेते हैं, ये टर्म्स यूज होंगी आगे इंटरव्यूज में। एक क्लोज्ड इंटरव्यू है, एक ओपन इंटरव्यू है, एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए थे। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट हैव प्री डिफाइंड ऑप्शंस, ठीक है। जैसे येस और नो में आंसर होगा, या एमसीक्यूज होते हैं, ABCD के फॉर्म में आंसर होगा, वो हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं दैट हैव मोर देन 2 प्री डिफाइंड आंसर्स, और वी कैन से दैट नीड्स प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको उसको ब्रीफ करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी आपको, तो वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हमें प्रॉपर एनालाइज करना होगा, उसके रिजल्ट को प्रॉपर पढ़ना होगा कि पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उसका क्या मतलब निकल रहा है एज कम्पेयर टू क्लोज्ड एंडेड, जिससे हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि यूजर येस करना चाह रहा है या नो करना चाह रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से क्लोज्ड इंटरव्यूज और ओपन इंटरव्यूज क्या होते हैं। क्लोज्ड इंटरव्यूज हैव प्री-डिफाइंड, have all the questions that are written before interview, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि क्लोज्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिसके क्वेश्चंस हम पहले से लिख के जाते हैं। इंटरव्यू से पहले हमने सारे क्वेश्चंस लिख लिए, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा हम अपने कस्टमर से वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे। दैट इज अबाउट क्लोज्ड इंटरव्यू, ठीक है। ओपन इंटरव्यू क्या है, क्वेश्चंस आर asked and developed या written at the time of interview. One question should be extracted from answer of the previous question, ठीक है। सो बेसिकली हमारा फोकस किस चीज पे होगा, हमारा फोकस इस चीज पे होगा कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, हम इस तरह से एक क्वेश्चन से दूसरा एक्सट्रैक्ट करते रहे। दैट इज बेसिकली अबाउट ओपन इंटरव्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हम एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, वो ओपन इंटरव्यू। लेकिन क्वेश्चन कस्टमर ने एक आंसर दिया, हमने उसमें से कोई नया क्वेश्चन निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल हम कस्टमर से कहेंगे कि जो लेट्स से मैं कहती हूँ कस्टमर से ऑर्डर बुक का, ठीक है। एक बुक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर से कहूंगी कि ऑर्डर बुकिंग वाली जो ऑप्शन है वो उसी पैनल पे होनी चाहिए जिस पैनल पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। लेट्स से हम प्रोटोटाइप्स में साथ साथ इसलिए ताकि आपकी प्रोटोटाइप की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स से कि ये हमारा एक कैटलॉग का पेज है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग का ये पेज है। तो हम कस्टमर से ये पूछते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कस्टमर ने शो कराएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट 1 है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट 2 है। जैसे टाइल्स की फॉर्म में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, तो इस तरह से कस्टमर ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें शो कराएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरव्यू, ठीक है। अब ये कस्टमर ने यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो कराई हुई है, कैटलॉग का बेसिकली पेज है। मैं कस्टमर से पूछती हूँ कि टेल मी कि जो ऑर्डर प्रोडक्ट का पेज है और का बटन है वो उसी पेज पे होना चाहिए जिसपे सारे कैटलॉग शो हो, ठीक है। और कस्टमर मुझे कहे कि यस, आपने उसको उसी पेज पे डालना है जिसपे सारी प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि उसी पेज पे बटन होता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि हर प्रोडक्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो उसके साथ वो बटन शो हो जाता है, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि नहीं, एक ही बटन हो, ठीक है। आपने ऊपर से सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर ऑर्डर नाउ। अब कस्टमर ने मुझे कहती है नहीं, ये उसी पेज पे होना चाहिए। अब मैं उसमें से नया क्वेश्चन निकाल सकती हूँ, ठीक है। आई कैन आस्क के जो उस पेज पे ऑप्शन होगी वो कंट्रोल आपके लेफ्ट पे होना चाहिए या राइट पे होना चाहिए, ठीक है।
अब कस्टमर कहेगा नहीं इस साइड पे, फिर उसका उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, और अगेन उसकी शेप में ये चीजें किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसको ग्रेडियंट रखना है, क्या उसमें दूसरा फिलअप करना है, इस तरह का, यानी इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली दैट इज अबाउट ओपन इंटरव्यू, ठीक है। क्लोज्ड इंटरव्यू का मतलब है कि हम सारे क्वेश्चंस पहले से लिख के लाए हुए, जब हमारा कस्टमर आता है तो वी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, दैट इज अबाउट क्लोज्ड इंटरव्यू। सो आज के लेक्चर में हमने इंटरव्यूज पढ़े और साथ में हमने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक स्टार्ट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरव्यूज की डिटेल में जाएंगे, हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ गुड इंटरव्यू। टिल देन, अल्लाह हाफिज।